हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब ऑलवेज इज़ द राइट वे में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं ऑटिज़म विद को-अकरिंग कंडीशंस की। ऑटिज़म बच्चों के साथ किस तरीके की कंडीशंस देखने को मिलती हैं और इससे पहले हम लोग को-अकरिंग कंडीशन होती क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम मैनेजमेंट भी देखेंगे को-अकरिंग कंडीशन का, जिसमें हम एंग्जाइटी, ओसीडी और सीजर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले जो है, अगर आपको चैनल पे आने वाली वीडियो जो है थोड़ी सी भी हेल्प कर रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं को-अकरिंग कंडीशन है क्या, ऑटिज़म के साथ किस तरीके की को-अकरिंग कंडीशन देखने को मिलती हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं को-अकरिंग कंडीशन होती क्या है। ऐसी कंडीशन जो साइकेट्रिक कंडीशंस के अंदर आती हैं, लाइक एग्जांपल के तौर पे डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गया, फोबिया हो गया, स्लीप डिसऑर्डर्स हो गया। तो ये सारी क्या है, साइकेट्रिक कंडीशन है। ये जो कंडीशन है को-अकरिंग कंडीशंस कहलाती हैं। और ऑटिज़म बच्चों के साथ जो है, जितने भी ऑटिज़म बच्चे अगर आप देखेंगे, 1/3 बच्चों को जो है एक को-अकरिंग कंडीशन से डायग्नोज जो है वो हो जाते हैं। यानी इन बच्चों में बहुत देखा जाता है कि बहुत सारे सीजर्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इन बच्चों में एंग्जाइटी देखने को मिलता है, ओसीडी देखने को मिलता है। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो मेनली इनमें देखने को मिलती हैं। लेकिन अधिकतर जो है आप देखेंगे सीजर्स, ओसीडी और एंग्जाइटी, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ये 3 मेन कंडीशन जो है देखने को मिलती हैं। को-अकरिंग कंडीशन जो हैं वो कभी भी किसी भी एज में आपको बच्चों के अंदर दिखाई दे जाती हैं। ऐसा नहीं है कि ये स्टार्टिंग से ही बच्चों को होती हैं या एक पर्टिकुलर एज में आके होती हैं। किसी भी एज के अंदर बच्चे के अंदर ये कंडीशंस देखी जा सकती हैं। साथ ही साथ इन कंडीशन का इंटरवेंशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो कहीं ना कहीं ये ऑटिज़म बच्चों के ऊपर, जो ऑटिज़म से ग्रसित बच्चे हैं उन पर ये इफ़ेक्ट डालेगा और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, ऑटिज़म के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और भी ज़्यादा शो नज़र आने लगेंगे। या कहीं ना कहीं बच्चा फिर से और डेवलपमेंट स्टेज पे जो था, जो आगे बढ़ रहा है, फिर से वो कहीं ना कहीं पीछे आ जाता है, सीजर्स लाइक आ जाता है। तो बच्चों में क्या होता है, डेवलपमेंट फिर से वो बैक चला जाता है, सीखी हुई चीज़ें पे आप भूल जाता है, माइलस्टोन जो है वो पीछे चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसलिए जल्दी से जल्दी उसकी पहचान करके जो है इंटरवेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एंग्जाइटी, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एंग्जाइटी होती क्या है। हमारे डेली लाइफ की जो सिचुएशंस होती हैं, जब कोई पर्सन उसको लेकर जो है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स उसके आने शुरू हो जाते हैं, हाइपर एक्टिव हो जाता है, फेयर होने लग जाता है, टेंशन में रहता है, तो कहीं ना कहीं वो क्या होता है, एंग्जाइटी होती है। लाइक एग्जांपल के तौर पर, अगर एक छोटी सी सिचुएशन है कि पार्टी में जाना है, तो वहाँ पर एक अनजान लोगों से मिलना है, तो वहाँ पर क्या होगा कि एक जो एंग्जाइटी से ग्रसित जो पर्सन है, वो वहाँ जाने में क्या होगा, नेगेटिव थॉट उसके आने शुरू हो जाएंगे है कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ पे मुझे नए लोग मिलेंगे, वो मुझे कैसी नज़रों से देखेंगे, मुझे वो टोंट मारेंगे या मेरे पे हंसेंगे। तो इस तरीके से इतनी ज़्यादा टेंशन हो जाती है या इतने ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो हाइपर एक्टिव हो जाता है, चीज़ों को उठा के फेंकने लग जाता है, दूसरों को बदतमीज़ी से बोलता है, या फिर जो है बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर उसका बढ़ जाता है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो हैं उसको देखने को मिलती है। तो क्या ये एंग्जाइटी कहलाता है। लेकिन पर्टिकुलर एंग्जाइटी भी बहुत टाइप की है। जो मैंने एक एग्जांपल लिया वो सोशल एंग्जाइटी का है। तो याद रखिए, यहाँ पर जो है टाइप्स ऑफ एंग्जाइटी बहुत सारे हैं। जो एक मैंने एग्जांपल लिया है सोशल एंग्जाइटी का है। तो इस तरीके से ये एंग्जाइटी होती है। और सिम्टम जो है उसके मैंने आपको बता ही दिया है।
कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, हाइपर एक्टिव होता है, चीज़ों को उठा के जो है वो फेंकता है। इसके अलावा जो है कई बार ये बच्चे जो है ये सोते नहीं हैं, नींद उनको नहीं आती है, इरिटेशन होती है, तो बहुत ज़्यादा हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम जो है देखने को मिलती है एंग्जाइटी में। करते हैं ऑटिज़म की। अगर अब ऑटिज़म बच्चों को जो है ये 40 to 60% जो है एक ऑटिज़म बच्चों के अंदर देखने को ये मिलती है एंग्जाइटी। यहाँ पर मेनली जो है एंग्जाइटी, सोशल एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है या फोबिया देखने को बहुत ज़्यादा मिलती है। और एंग्जाइटी का इनमें सिम्टम्स क्या रहता है, बच्चे रिपीटिशन बहुत ज़्यादा करते हैं, साउंड जो है वो स्टीरियोटाइप बिहेवियर करना बहुत ज़्यादा शुरू कर देते हैं, डिफरेंट साउंड जो है वो निकालना शुरू कर देते हैं, यूज़लेस साउंड्स निकालते हैं। इसके अलावा हार्ट बीट उनकी बहुत तेज़ हो जाती है, अपने आप को हार्म पहुंचाते हैं, चीज़ों को उठा के फेंकते हैं। जो स्पेसिफिक ऑटिज़म बच्चों में इस तरीके के बिहेवियर आपको देखने को मिलते हैं। इनमें दो तरीके की एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, सोशल एंग्जाइटी और साथ ही साथ फोबिया देखने को मिलता है। सोशल एंग्जाइटी में जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, वो इन बच्चों में सोशल इम्पेयरमेंट होता है, जिसकी वजह से अगर आप उनके साथ ज़बरदस्ती करते सोशल इंटरेक्ट करने में, तो वहाँ पे बच्चों को सोशल एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती है। और फोबिया किस तरीके से देखने को मिलता है, पर्टिकुलर किसी प्लेस से, किसी पर्सन से, किसी कलर से बहुत बच्चों में ये देखने को मिलता है, पर्टिकुलर किसी एक कलर से या किसी पर्सन से, प्लेस से, तो उनको सामने वो चीज़ आते ही जो है वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, कहीं ना कहीं उनके एंग्जाइटी जो है आना शुरू हो जाती है। लाइक फोबिया आप कह सकते हैं, लेकिन फोबिया भी आपका एक एंग्जाइटी का ही टाइप है। तो कह सकते हैं कि बच्चों में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। क्वेश्चन आता है कि अगर बच्चों जो ऑटिज़म से ग्रसित है उसे एंग्जाइटी की भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको हम लोग किस तरीके से मैनेजमेंट करेंगे। तो सबसे पहला मैनेजमेंट का स्टेप है कि बच्चे किस चीज़ से उसको एंग्जाइटी है, किस बात, जब भी क्या चीज़ उसके सामने आती है या ऐसी कौन सी सिचुएशन उसे घटती है जिससे उनसे एंग्जाइटी अटैक उसको आता है। तो सबसे पहले हम उनसे इस सिचुएशन को उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अलावा हम बच्चों के लिए डेली शेड्यूल भी जो है वो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऑटिज़म बच्चों को अगर एक काम ने काम दे दिया, उसके बाद उसको नहीं पता वो नेक्स्ट क्या करेगा, तो उसे क्या करना है, तो कहीं ना कहीं उसको वहाँ पर जो है उसके एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती है। क्योंकि ऑटिज़म बच्चों को क्या जैसे क्वेश्चन जो है उन्हें समझ में नहीं आता, अब मेरा ये काम ख़त्म हो गया, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कौन सी एक्टिविटी करनी है, तो उस टाइम खाली टाइम पर जो है वो एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती है, आपका बच्चा हाइपर हो जाता है। तो इसलिए उस चीज़ को दूर करने के लिए हमें डेली शेड्यूल जो है बच्चे का पूरा प्लान करना होता है। नेक्स्ट आता है टीच कॉपिंग स्ट्रेटजीज़। यहाँ पर बच्चे को जब भी एंग्जाइटी हो तो वो कॉपिंग स्ट्रेटजीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम में बच्चों को नहीं आती है। आपको डेली रूटीन में उनको सिखाना पड़ेगा कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है, आप एंग्जाइटी होते हो, आपको ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो आप क्या करेंगे। आप ब्रेथ ले सकते हैं 5 टाइम या 10 टाइम, आपको लंबी लंबी सांस लेनी है, आप काउंट कर सकते हो, या फिर आप जो है सेल्फ काम अपने आप को करने के लिए जो है क्लैप कर सकते हो 10 टाइम्स, या अपने हैंड्स को रगड़ सकते हो 5 टाइम्स। तो इस तरीके के जो एक्सरसाइज हैं वो आप बच्चों को बता सकते हैं, लेकिन ये याद रखिए कि पहली बार में बच्चा कभी नहीं सीखता है। बच्चे को ये डेली रूटीन में आपको सिखाना होता है। ज़रूरी नहीं जब बच्चे को अटैक आए तभी आपने ये काम करना है, आपको डेली रूटीन में उसको ये चीज़ें सिखानी है, ये चीज़ याद रखिए। इसके अलावा प्रोफेशनल्स के सपोर्ट भी आपको लेना होगा। अगर एज अ पेरेंट आप मेरी ये पीपीटी सुन रहे हैं प्रेजेंटेशन, तो पेरेंट्स को ज़रूरी है कि एक स्पेशल एजुकेटर या बिहेवियर मॉडिफिकेशन करने वाले जो प्रोफेशनल्स होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनकी हेल्प ले इन चीज़ों को दूर करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि हमारे यहाँ पर क्या है, साइकोलॉजिस्ट को बड़ा
नेगेटिव वे में देखा जाता है कि पागलों को ही वहाँ पे लेकर जाया जाता है। यहाँ पर अब इस विचारधारा को हमें धीरे धीरे बदलना है। बहुत सारे लोग जाते हैं अपनी टेंशन को दूर करने, अपने एज अ काउंसलर भी जाते हैं कि मुझे घर से डिप्रेशन है, कहीं पे मुझे चीज़ें शेयर करनी और कहीं मैं नहीं कर पा रहा, तो मैं काउंसलर के पास भी जाते हैं, गाइडेंस के लिए जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इस चीज़ को, माइंडसेट को दूर करके अपने बच्चे की हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी है देखना, तो ज़रूर प्रोफेशनल्स का जो है सपोर्ट आपको लेना होगा बच्चे की इस कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए। अलावा मेडिकेशन भी जो है वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, तो ज़रूर मेडिकेशन भी दिलवाएं डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवा के कि उसके सिम्टम्स को कम करने के लिए जो है मेडिकेशन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके अलावा जो है सेंसरी मैनेजमेंट, कई बार बच्चों को सेंसरी नीड होती है और उनको सेंसेशन ना मिले, उनको सेंसरी उनकी नीड अगर पूरी नहीं होती तो भी उनमें एंजाइटी होनी शुरू हो जाती है, वो बहुत सारे अनयूजुअल बिहेवियर करना शुरू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं उसे कंट्रोल करने के लिए भी सेंसरी मैनेजमेंट ज़रूरी है, या कह सकते हैं सेंसरी टॉयज़ ज़रूरी हैं। लाइक आपका फ्रिज टॉय यूज़ कर सकते हैं, आप वेट ब्लैंकेट यूज़ कर सकते हैं। तो उनको रिड्यूस करने के लिए जो है, एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए सेंसरी मैनेजमेंट भी ज़रूरी है, या कह सकते हैं सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी भी आप प्रोवाइड। नेक्स्ट बात करते हैं ओसीडी की। ओसीडी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ओसीडी और फुल फॉर्म में ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। ओसीडी है क्या? ओसीडी क्या है? एक बिहेवियर को बार बार करने का एक पैटर्न है, और ये पैटर्न जो है एक नेगेटिव थॉट की रीज़न से करते हैं। लाइक एग्ज़ाम्पल के तौर पर एक मैं लेती हूँ कि अगर कोई पर्सन जो है वो बार 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 रात को उठ उठ के विंडो बंद कर रहा है। एक बार उसने सोते वक्त कर ली, लेकिन उसको जब वो सोने गया तो उसके बाद थोड़ी देर बाद उठेगा, फिर विंडो देखने जाएगा और फिर बंद करेगा, फिर थोड़ी देर बाद सोएगा, फिर थोड़ी देर में जाएगा, फिर विंडो बंद करेगा, देखेगा कि वो विंडो खुली तो है नहीं है। तो ये पैटर्न क्या है? बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन इसके पीछे रीज़न क्या है? नेगेटिव थॉट्स होते हैं कि कोई अंदर तो नहीं घुस आया, या मैं सो रहा था तो इतने में किसी ने खोल तो नहीं दिया। तो इस तरीके के नेगेटिव, कोई चोर आ जाएगा, वो मेरे को मार देगा, या मेरे घर का सामान ले जाएगा, इस तरीके के बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं। अगर मैं बात करूं ऑटिज़म बच्चों में, तो ऑटिज़म से ग्रसित जो भी बच्चे हैं उनमें ऑलरेडी रिपीटेटिव बिहेवियर देखने को मिलता है। वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो रिपीट करते हैं, लाइक हैंड्स को धोना, या फिर जो है पर्टिकुलर अगर क्लीन कर रहे हैं किसी जगह को तो वो क्लीननेस जो है वो बार बार करते रहना, डस्टिंग है उसे बार बार करते रहना, या फिर कोई काम है उसको बार बार करते रहना। तो इस तरीके की एक्टिविटी उनकी बहुत सारी देखने को मिलती है कि वो एक ही पैटर्न को बार बार करते हैं। तो इसलिए पर्टिकुलर ये कहना भी मुश्किल है कि ऑटिज़म बच्चों के अंदर कितने % जो है ओसीडी देखने को मिलता है। हो सकता है वो रीज़न एक एज अ करेक्टरिस्टिक्स भी हो सकता है कि ओसीडी का रीज़न भी हो। तो इसलिए जो है इसे एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर बच्चों में ये ओसीडी की प्रॉब्लम देखने को मिलती है साथ ही साथ, तो उनके रिपीटेटिव बिहेवियर को कंट्रोल करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर इसको कंट्रोल नहीं किया या इस पे इंटरवेंशन पे काम नहीं किया, तो कहीं ना कहीं उसके डेवलपमेंट पे भी प्रॉब्लम होगी, उसका डेवलपमेंट भी इफ़ेक्ट होगा, और साथ ही साथ एंग्जाइटी होने का भी जो है डर रहता है। अगर आपने उस बिहेवियर को रोकने की कोशिश की तो वहाँ क्या होगा? एंग्जाइटी जो है बच्चों में देखने को मिलती है। हम बात करते हैं ओसीडी के मैनेजमेंट की। जब भी हम कहीं पे बिहेवियर मॉडिफिकेशन करने जाते हैं तो हम लोग आइडेंटिफाई तो ज़रूर करते हैं। तो कहाँ इसमें भी आपका ओसीडी ज़रूरी है कि आइडेंटिफाई करना कि कब वो बिहेवियर एक ही चीज़ को रिपीट कर रहा है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जो है हेराजिक क्रिएटिंग एक्सप्लोर हेराजी, यहाँ पर जो है बच्चों के लिए एक गोल सेट करना। यहाँ पर जो है गोल सेट प्योरिटी के हिसाब से होगा कि पहले बच्चे की क्या रिपीटेटिव बिहेवियर है या क्या उसकी प्रॉब्लम्स है, उसे दूर करना, फिर उसके बाद उसके, तो ये मॉडल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है
कि इससे क्या होता है कि हम प्योरिटी के हिसाब से काम करते हैं, और प्योरिटी के हिसाब से काम करने की वजह से जो है बच्चों के अंदर जो है इम्प्रूवमेंट जल्दी देखने को मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी से जुड़ी हुई होती है। नेक्स्ट आता है हमें नेगेटिव थॉट्स जो है बच्चों के, उसको चेंज करना है, उसको पॉजिटिव में बदलना है। तो उसके लिए इंडिविजुअल सेशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे जो है बच्चे के जो भी नेगेटिव थॉट है वो हमसे शेयर करें, और उसका जो है आप एज अ काउंसलिंग उसकी कर सकते हैं, और उसे नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव में बदल सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमें गोल ऐसा लेना है बच्चों के लिए अचीवेबल हो, और रियलिस्टिक गोल हो कि बच्चा जब भी आप काम कर रहे हैं तो उससे वो अचीव कर पाए। इतना डिफ़िकल्ट टास्क नहीं लेना है जिससे बच्चे को अचीव करने में काफ़ी लंबा टाइम ले जाए। अगर वो छोटा सा टास्क लेंगे बच्चा अचीव करेगा, कहीं ना कहीं उसका जो है मोटिवेशन जो है बढ़ेगा कि नहीं ये मैं कर सकता हूँ। नेक्स्ट है बच्चा खुद से बिहेवियर मॉडिफिकेशन की प्रैक्टिस करे, जो भी आपने टेक्निक अपनाई है उसे यूज़ करे और अपने बिहेवियर को कंट्रोल करे। तो उसके लिए आप डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स अपना सकते हैं। बच्चे के लिए विजुअल शेड्यूल बना सकते हैं, या विजुअल क्लू बना सकते हैं, या टोकन इकनॉमी जो है यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके की टेक्निक को यूज़ करके बच्चा खुद से वो करे जिसमें आपका इन्वॉल्वेशन ना हो। बच्चा देख रहा है, उस चीज़ को देखकर जो है अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सके। तो यानी सेल्फ प्रैक्टिस करे अपने बिहेवियर के अंदर मॉडिफिकेशन करने की। जहाँ भी बच्चे का ट्रिगर हो रहा था, जिस भी वजह से बच्चा रिपीटेटिव बिहेवियर कर रहा था, तो उस ट्रिगर को कम करने के लिए या उस एंग्जाइटी स्ट्रेस को कम करने के लिए एक हेल्दी बाउंड्रीज बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से जो है बच्चे का अपने आप से क्या होगा, धीरे धीरे स्ट्रेस कम होगा, और वो जो रिपीटेटिव बिहेवियर है वो उसका कम हो जाएगा। नेक्स्ट है सेंसरी टूल। ऑटिज़म से ग्रसित बच्चे हैं, या कह सकते हो कि इनके अंदर सेंसरी नीड है, तो कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, एक आपका बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनकी सेंसरी नीड की वजह से एंजाइटी हो सकती है, ओसीडी भी हो सकता है, कहीं ना कहीं स्ट्रेस होने की वजह से आगे हम सीज़र भी देख सकते हैं, क्योंकि जब हमें स्ट्रेस होता है तो कहीं ना कहीं ब्रेन इफ़ेक्ट करता है। तो सीज़र भी होने का रीज़न जो है कहीं ना कहीं स्ट्रेस और डिप्रेशंस बन जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है इन बच्चों के लिए, कुछ भी आप कर रहे हैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन, तो सेंसरी नीड ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू नीड। अब ज़रूरी नहीं है बच्चे को नीड नहीं है तो आप ज़बरदस्ती दे रहे हैं, बच्चे को रिमूव करने की सेंसरी नीड है तो आप लेकिन उस बच्चे को दे रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू नीड, ये चीज़ याद रखिए, अकॉर्डिंग टू नीड जो है बच्चे को सेंसरी नीड जो है आप प्रोवाइड करवा सकते हैं, उनके सेंसरी इंस्ट्रूमेंट उसे प्रोवाइड करवा सकते हैं। एंड जैसे अभी हमने पहले भी बात करी थी कि फ्रिजिड मिलता है, स्पिनर्स मिलता है, बॉल्स मिलती हैं, टेक्टाइल बॉल्स मिलती है जिससे बच्चे को स्टिमुलस मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ें हम बच्चे को दे सकते हैं। इसके अलावा बच्चा छोटी सी भी सक्सेस हासिल करता है तो कहीं ना कहीं हमारा है कि उसकी सक्सेस को सेलिब्रेट करें, उसे मोटिवेट करें, उसे रिन्फोर्स करें, ताकि वो नेक्स्ट टाइम और अच्छा करने की कोशिश करे या उसी बिहेवियर को बनाए रखे। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी हम अगर कोई चीज़ बिहेवियर मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही बारी में सारा रिमूव कर दें। तो धीरे धीरे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये धीरे धीरे ना ऑटिज़म बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धीरे क्या है, यानी टाइम उनको एग्जैक्ट आपको बताना पड़ता है, आपको काउंटिंग उनको देनी पड़ेगी जो भी आप कर रहे हैं, तो वो एज अ विजुअल चीज़ें समझते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट और टाइम शो करना बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट हम सीज़र की बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो है 20 मिनट्स की ये क्लास हो चुकी है, और अगर मैंने ज़्यादा लंबी करी तो बहुत बोर हो जाएंगे, है ना। तो ये सीज़र वाला जो है हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, और आज के लिए बस इतना ही हम लोग रखते हैं। होपफुली ये दो को अकरिंग कंडीशन जो है आपको समझ में आई होगी और उसका मैनेजमेंट समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई क्वारीज़ है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी उसे जल्दी से जल्दी दूर करने की। और अगर आप कोई टॉपिक देखना चाहते हैं तो वो भी जल्दी से लिख दीजिए, जल्दी से मैं उस पर काम करके वो भी आपके सामने लेकर आऊँगी। तो आज के लिए बस इतना ही, और जाने से पहले क्लास कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा, और
चैनल पे आने वाली वीडियोस अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से हाजिर होंगी एक नए टॉपिक के साथ, नई अपडेट के साथ। नमस्ते, शुक्रिया।